Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 21st of June 2023. तो गाइज आज है तारीख 21 जून 2023 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है वियतनाम को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना है, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक मेथड है मियावाकी मेथड। तो ये मियावाकी मेथड काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। ये किस चीज़ के लिए जाना जाता है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए, प्रमोशन ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज। ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंट ऑफ गार्डन्स यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लोरा। ऑप्शन नंबर सी, क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट्स इन अर्बन एरियाज। या फिर ऑप्शन नंबर डी, हार्वेस्टिंग विंड एनर्जी ऑन कोस्टल एरियाज एंड ऑन सी सरफेसेस। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। अब थंबनेल में इतनी डराने वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो क्यों लिखी गई है, चलो मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। हो क्या रहा है, कल से बहुत सारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो भी पब्लिश हो रहे हैं। इवन यहाँ पर आप देख पाओगे सभी आर्टिकल्स को 13 घंटा पहले का यहाँ पर आर्टिकल है, ये भी 13 घंटा पहले का है। इंडियन एक्सप्रेस ने इसको डिटेल से कवर किया है। उसके अलावा यहाँ पर 1 घंटे पहले की न्यूज़ है। इस प्रकार से ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर बात की जा रही है हिमालयन ग्लेशियर्स की। एग्जैक्टली हिंदू कुश पहाड़ियों की हम लोग बात करने वाले हैं। तो वो जो ग्लेशियर्स हैं वो लगातार पिघल रहे हैं। तो ये कहोगे ये तो हमें भी पता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर्स है वो लगातार पिघल रहे हैं और इनकी जो स्पीड है पिघलने की वो भी बढ़ चुकी है। ठीक है, आपने एंटार्क्टिका और आर्कटिक दोनों रीजन के ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं हिमालयन ग्लेशियर्स की। तो हिमालयन ग्लेशियर्स सन 2100 तक, कब तक, 2100 तक 75% तक पिघल जाएगा, इस प्रकार की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। और वो रिपोर्ट किसने पब्लिश की है, नाम ज़रूर ध्यान रखना, उसका नाम है ICIMOD। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। अभी मैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जो कि प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है। तो यहाँ पर आप एक और आर्टिकल देख पाओगे, इंडियन एक्सप्रेस ने भी कवर किया है। हिमालयन ग्लेशियर्स कुड लूज 80% ऑफ देयर वॉल्यूम इफ़ ग्लोबल वार्मिंग इजंट कंट्रोल्ड, स्टडी फाइंड्स। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग को हम नहीं रोकते हैं, जो टेम्परेचर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण नहीं किया जाता है, तो इससे जो हिमालयन ग्लेशियर्स है वो 80% तक, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स में एग्जैक्ट बताए 75% तक पिघलने के पूरे चांसेस हैं। जिसकी वजह से 8 कंट्रीज़ के अंदर जो 200 करोड़ लोग हैं इनको खतरा होने वाला है। खतरा किस चीज़ का होने वाला है, पहले तो बाढ़ का खतरा होगा, दूसरा यहाँ पे जो नदियाँ हैं, नदियाँ बहती हैं, लगभग कह सकते हो गंगा समेत 12 नदियाँ ऐसी देखने को मिलती हैं जो कि इन ग्लेशियर से निकलती हैं। तो वो जो 12 नदियां हैं वो भी कहीं ना कहीं संकट में आ जाएंगी। इसी वजह से यहाँ पर जो थंबनेल है वो लगाया गया है इस रिपोर्ट के बेसिस पर। समझ गए, आगे आते हैं। अभी जो मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को और ध्यान से सुनो। हिमालय के जो ग्लेशियर हैं वो तेज़ी से पिघल रहे हैं। जो हमारे साइंटिस्ट हैं इन्होंने आशंका जताई है कि सन 2100 तक जो है हिमालय 75% तक जो है पिघल जाएंगे, पिघल के ख़त्म हो जाएंगे। इससे जो हिमालय के नीचे वाला हिस्सा है, जो कंट्रीज़ पड़ जाती हैं, इन पहाड़ों के जस्ट नीचे जो यहाँ पर भूभाग है वहाँ पे लगभग 8 देश देखने को मिलेंगे। तो उन 8 देशों के अंदर में 200 करोड़ जो लोग रह रहे हैं उनको पानी की प्रॉब्लम हो सकती है, बाढ़ का खतरा हो सकता है। इन देशों में से सबसे ज़्यादा परेशानी कौन से देशों में होगी, तो नंबर 1 पर है इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, अफ़गानिस्तान, चीन, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश। ये कुछ कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि इस
जो ये हिमालय वाला रीजन है ना, इसके निचले हिस्से में आती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होने वाली हैं अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं किया। तो ये रिपोर्ट आई है ICIMOD की साइट से। ये क्या है मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। और इन्होंने यहाँ पर एक और जानकारी दी है, बताया है कि आने वाले समय में जो एवलांच हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना कि जो बर्फीला तूफान होता है, खासकर जैसे लैंडस्लाइड हो जाती है ना, नॉर्मल लैंडस्लाइड आप देख पाते होंगे, वैसे ही जब बर्फ़ में इस प्रकार की लैंडस्लाइड होती है, भूस्खलन होता है, तो उसको हम लोग एवलांच के नाम से जानते हैं। तो एवलांच की घटनाएं भी तेज़ी से बढ़ती चली जाएंगी, ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ पिघलेगी, लूज़ होगी, लूज़ होने के बाद में वो जो बर्फ़ है उसका नीचे गिरना पूरी तरह से यहाँ पर पॉसिबल माना जा रहा है। और पता है इसमें एक चीज़ क्या है, ये भी है कि इन देशों में से कुछ देश ऐसे हैं जो कि इतना पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी। कुछ देश ऐसे भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। दोस्तों, जब हम लोग बात कर रहे होते हैं हिमालयन माउंटेन रेंजेस की, तो ये है बेसिकली वो हिमालयन माउंटेन रेंज। लेकिन जब हिंदू कुश की बात कर रहे होते हैं, तो जो वो हिंदू कुश की पहाड़ियाँ हैं वो ऊपर अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, इन सभी एरियाज़ में फैली हुई। एग्जैक्ट अगर मैं आपको ये पिक्चर दिखाऊँ तो ये जो ग्रीन वाला एरिया आपको दिख रहा है ना, ये ग्रीन वाला एरिया दर्शाता है हिंदू कुश हिमालयाज़ को। ये सारे पहाड़ इस सभी एरियाज़ के अंदर आपको फैले हुए नज़र आएंगे, जिसमें चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ सभी आ जाती हैं। तो इन सभी को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है आने वाले समय में। जो ये रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में एक चीज़ और बताई गई है। क्या बोला गया? साल 2010 के बाद में 75% तेज़ी से ये जो ग्लेशियर्स हैं वो लगातार पिघल रहे हैं। अगर दुनिया का तापमान, हमारे पूरे वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा, तो ये ग्लेशियर सन 2100 तक 30 से लेकर 50% तक पिघल सकते हैं। 30 से लेकर 50% तेज़ी से पिघल सकते हैं। लेकिन अनुमान यह है कि आने वाले समय पर टेम्परेचर और तेज़ी से बढ़ेगा। ये कोई 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस से नहीं बढ़ेगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आने वाले समय पर जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने वाला है। इसी हिसाब से बताया गया, अगर 3 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे ग्लेशियर भी 75% तेज़ी से ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे। और इसकी वजह से जो गंगा नदी है, घाघरा नदी है, इस प्रकार की और भी 12 नदियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी, वो खतरे में आ सकती हैं, जो कि इन्हीं हिमालय ग्लेशियर से निकल कर आती हैं। अब यहीं से निकल कर आ रही हैं, ग्लेशियर्स ख़त्म हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इन नदियों के अंदर भी यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी खतरा काफ़ी बढ़ जाएगा। और एक और चौंकाने वाली बात रिपोर्ट में बताई गई। क्या बताया गया कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसकी वजह से जो बर्फ़ 2000 सालों में ख़त्म होने वाली थी वो केवल 30 सालों में ख़त्म हो चुकी है। इतनी बर्फ़ थी। और मैं आपको बता दूं, मैं सैटेलाइट इमेज नहीं लेके आया हूं, मैंने खुद यहाँ पर सैटेलाइट इमेजेस देखे जो शेयर की गई हैं। 1980 का और 2018 का सैटेलाइट इमेज, दोनों का कंपैरिजन है। 1980 में आप इमेज से क्लियरली पता लगा पाओगे कि कितनी ज़्यादा बर्फ़ हुआ करती थी, बट 2018 में वो एरिया बिल्कुल साफ़ हो चुका है। जो बर्फ़ है वहाँ की वो पूरी की पूरी पिघल चुकी है। मैं इमेज वो टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा, वहाँ से वो चेक कर लेना, ठीक है। एक फॉरेन एनवायरमेंटलिस्ट हैं जिनका नाम है फिलिप्स वेस्टर। इन्होंने भी यहाँ पर बोला है कि आने वाले 100 सालों में हो सकता है कि जो हिमालय ग्लेशियर है वो हम खो देंगे अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं किया। इसीलिए ज़रूरी है कि जो टेम्परेचर है वो केवल और केवल 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रहे, इससे ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या है, अनुमान जो लगाया जा रहा है वो है 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ सकता है। यही कहीं ना कहीं यहाँ पर जो खतरा पैदा करने की जो प्रॉब्लम है वो चीज़ों को दर्शाता है। समझ गए? आगे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो तो बता दिए, रिपोर्ट के बारे में बता दिया। उसके अलावा ये आप देख पाओगे, मैंने आपको लिखित में प्रोवाइड करवा दिया है। आपको कुछ लिखना हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह, इन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उस चीज़ों में से, तो यहाँ से लिख सकते हो। सबसे पहली चीज़, हिंदू कुश हिमालयाज़ हमने अभी मैप में देख ही लिए हैं। ये हिमालयाज़ अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, किर्गिस्तान, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन सभी कंट्रीज़ में यहाँ पर ये जो हिमालयाज़ हैं वो फैले हुए हैं। उसके अलावा जैसे आपके 2 पोल हैं ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एंटार्क्टिक, आर्कटिक, ये जो 2 रीजन्स हैं। उसके अलावा ये जो हिमालयाज़ है ये 3rd पोल कहलाता है। नॉर्थ और साउथ पोल के अलावा तीसरा पोल जो है वो ये है। यहाँ पर आपको उसके अलावा यानी आर्कटिक, एंटार्क्टिका के अलावा जो सबसे ज़्यादा बर्फ़ है वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद मेंशन किया गया कि ये जो पर्टिकुलर रीजन है, ये जो हिमालय वाला रीजन है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है वाटर का 12 नदियों के लिए। जो हमारी 12 नदियाँ हैं जो कि लगभग 16 देशों के अंदर बहती हैं, उस नदी के अंदर जो पानी आ रहा है वो इन ग्लेशियर्स के माध्यम से आ रहा है।
बट इन ग्लेशियर्स को अगर कोई नुकसान पहुंचेगा तो सीधा सीधा यहाँ पर उन नदियों को नुकसान पहुंचेगा और उन नदियों की वजह से उन 16 देशों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो पड़ने वाला है। उसके अलावा एक चीज़ और है, ये जो बॉडी है ना, जिस बॉडी ने ये रिपोर्ट पूरी पब्लिश की, उस बॉडी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है। फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया था, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, ये बॉडी ने यहाँ पर इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। ये जो रिपोर्ट है, ये जो बॉडी है, बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल नॉलेज एंड लर्निंग सेंटर है जो कि हिंदू कुश हिमालय के पीपल के बिहाफ में काम कर रही है। ये बॉडी काठमांडू नेपाल के अंदर आपको देखने को मिलती है। प्लस इस बॉडी की 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं, उन 8 देशों के लिए बॉडी काम करती है। वो 8 देश कौन कौन से हैं? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान। इन सभी कंट्रीज़ के लिए यहाँ पर ये बॉडी काम करती है। इसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन यही है कि देखो, जो भी माउंटेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लेकर कुछ नए नए सॉल्यूशंस लेकर आना। प्लस ये बॉडी एक प्रकार का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है जहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स, प्लानर्स या पॉलिसी मेकर्स या प्रैक्टिशनर्स वो सब बैठकर अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं कि कैसे हम लोग माउंटेन डेवलपमेंट को सस्टेनेबल बना सकते हैं, या फिर ये जो डेवलपमेंट है हमारे पर्वतों का, उसको हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं। वो सारा डिस्कशन इस पर्टिकुलर बॉडी की इन मीटिंग्स के दौरान किया जाता है। क्लियर हो गया? चलो आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नाउ फ्रंट पेज पर ही मणिपुर से रिलेटेड कई सारी न्यूज़ हैं, उसको आपने नहीं पढ़ना है क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ मणिपुर के अंदर में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या डिस्प्यूटेड क्रिएटेड है। आने वाले समय पर और भी बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश होंगे, एक दिन फिर से हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रंट पेज को और अच्छे से देखोगे तो एक आर्टिकल ये नज़र आएगा। इसमें भी कुछ याद रखने वाली बात नहीं है क्योंकि मैं आपको पहले से 2 दिन पहले से बता रहा हूँ, पीएम मोदी यूएस की विजिट पर जाने वाले हैं 20 तारीख को, तो कल पहुँच चुके हैं शाम को ये यूएसए के अंदर में। आज 21 तारीख है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, तो यूनाइटेड नेशन की जो हमारा हेडक्वार्टर है वहीं पर ये जो पूरा दिन का सेलिब्रेशन है वो भी चलने वाला है। पहले वहाँ पर रहेंगे, फिर उसके बाद में ये वाशिंगटन डीसी जाएंगे मेन समिट के अंदर में। वो सारी बातें बताई जा रही हैं कहाँ कहाँ पर ये जाने वाले हैं। प्लस कई सारी बायलैटरल मीटिंग्स होने वाली हैं, यूएसए के जो अलग अलग मिनिस्टर्स हैं उनके साथ में बैठकर डिस्कशंस होंगे। उसके बाद जो हमारे पीएम मोदी हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जैसे कि बोला जा रहा है कि इंडिया और यूएस कैसे साथ में मिलकर क्लाइमेट चेंज से लड़ सकते हैं, कैसे डिफेंस वाला सेक्टर है उसमें मिलकर कोऑपरेट कर सकते हैं, कैसे नई नई टेक्नोलॉजीज़ को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कैसे स्पेस सेक्टर में मिलकर काम कर सकते हैं, ठीक है। ये एक मेन फोकस यहाँ पर होने वाला है। तो अगेन मैं वही बोलूँगा कि अभी मीटिंग होने दो, आर्टिकल्स पब्लिश होंगे लगातार कि आखिरकार क्या मीटिंग हुई है, क्या डिस्कशंस हुए हैं, तो वो सब आर्टिकल जैसे जैसे पब्लिश होते रहेंगे आपको मैं बताता हुआ चलूँगा। फिलहाल आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है सेंट्रल टीम्स टू विजिट स्टेट्स रीलिंग अंडर हीट स्ट्रेस। देखो हो क्या रहा है, पिछले कुछ दिनों से जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मतलब आप इमेजिन नहीं करोगे, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है कि बिहार और यूपी के अंदर कई सारे लोगों की जान भी गई है। कई सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर इस चीज़ को लेकर पब्लिश हुई हैं। तो हमारी हेल्थ मिनिस्टर ने बोला है कि जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो सारे एक्सपर्ट्स क्या करेंगे, हमारे अलग अलग स्टेट्स को विज़िट करेंगे, अलग अलग राज्यों को विज़िट करेंगे और यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इस हीट से रिलेटेड जो इलनेस है, जो प्रॉब्लम्स है, लोगों को बीमारियाँ फैल रही हैं, इसके रिगार्डिंग क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर काम किया जाएगा। तो एक्सपर्ट्स की एक टीम क्या करने वाली है, अलग अलग स्टेट्स को विज़िट करने वाली है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार प्लस और सारे राज्यों को विज़िट किया जाएगा ताकि उनको सपोर्ट किया जा सके, उनका जो हेल्थ सेक्टर है उसको सपोर्ट किया जा सके। कई सारे जो स्टेट्स हैं यहाँ पर जो हीट कंडीशंस है वो काफ़ी बदतर हो चुकी है पिछले कुछ दिनों में, जिसकी वजह से काफ़ी सारी डेथ भी यहाँ पर मेंशन की गई हैं। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए क्या किया जा रहा है, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर जो हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री हैं इन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है और यहाँ पर बोला है कि जो स्टेट्स हैं उनको इंश्योर करना होगा कि वो अच्छी खासी मात्रा में जो इम्पॉर्टेंट ज़रूरी दवाइयाँ हैं उसको अपने स्टेट्स के अंदर में अवेलेबल रखें। प्लस यहाँ पे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ड्रिंकिंग वाटर, इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए, ये सारी फैसिलिटीज़ लोगों तक आराम से प्रोवाइड करवाया जाए। क्योंकि अभी जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, यानी कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी कहीं ना कहीं काम कर रही है, लगातार रिसर्च कर रही है कि कैसे हम लोग हीट वेव का जो इम्पैक्ट है किसी पर्टिकुलर हेल्थ के ऊपर में उसको कैसे कम कर सकते हैं, लगातार उसके ऊपर काम चल रहा है। लेकिन तब तक के लिए जो हमारी राज्य सरकारें हैं उनको ज़रूरी दवाइयाँ, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ड्रिंकिंग वाटर, इन सब चीज़ों को अच्छे से अवेलेबल करवाना होगा। और ये मैं आप लोगों को ही बोल रहा हूँ, बिल्कुल गर्मी पड़ी है तो जिसकी वजह से यहाँ पर
आपको ना बार बार पानी की ज़रूरत पड़ती है तो पानी पीते रहो। कई सारे लोग यहाँ पर कंट्रोल कर लेते हैं, यार अरे अभी क्या पीना, पानी बाद में पियेंगे, थोड़ा सा रुक कर पियेंगे। ऐसा ना करना, इससे बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, फिर उसके बाद चक्कर आने लगेंगे, है ना, कुछ दिखाई देना बंद होने लगेगा। तो इससे अच्छा यहाँ पर यह है कि जो आपकी रेगुलर रिक्वायरमेंट है, जैसे गर्मी ज़्यादा है तो 4 to 5 लीटर्स अपना जो पानी है वो डेली बेसिस पर यहाँ पे कंज्यूम करना है। एनीवे, अभी हमने आर्टिकल डिस्कस किया। अब इस आर्टिकल से थोड़ा बहुत लिंक करके कुछ चीज़ों को हम कवर करेंगे, जैसे कि जो ये गर्मियाँ बढ़ रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस क्लाइमेट चेंज का लोगों की हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये भी जानेंगे। और ये मैं आपको एक रिपोर्ट के माध्यम से बताऊंगा, ऐसी हवाई बातें नहीं करने वाले हैं। एक रिपोर्ट आई थी, लैंसेट काउंटडाउन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट थी हेल्थ और क्लाइमेट चेंज को लेकर, पिछले साल की रिपोर्ट है, शायद नवंबर की रिपोर्ट है ये। उसमें यहाँ पर इन्होंने बताया भी था कि जो ये गर्मियाँ बढ़ रही हैं इससे बीमारियाँ के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फूड इनसिक्योरिटी, यानी आधे लोगों को खाना मिल पाता है, आधे लोगों को खाना नहीं मिल पाता है, ठीक है। और कई सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे गर्मियों से जो रिलेटेड है वो होने लगती हैं, ऐसा यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बताया। तो क्या क्या हो सकता है समझते हैं। सबसे पहली चीज़, गर्मी बढ़ने से लोगों की हेल्थ के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हमारे सोशल और एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स को इम्पैक्ट करता है। आप कह सकते हो कि हमारी जो साफ़ सुथरी हवा है, प्रॉपर पीने का पानी है, उसके बाद यहाँ पर जो अच्छी खासी मात्रा में फूड अवेलेबल होना चाहिए वो नहीं हो पाता है ना। ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर होने लगती हैं गर्मी के बढ़ने की वजह से। अभी इसको मैं थोड़ा और विस्तार से बताऊंगा आगे जैसे जैसे हम चलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इन्फेक्शन वाली जो बीमारियां हैं, उनके बढ़ने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं गर्मियों के अंदर में, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। इन्हीं महीनों के अंदर में डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इवन यहाँ पर ये भी बताया कि साल 2030 से 2050 तक, कब से कब तक, साल 2030 से लेकर 50 तक, जो क्लाइमेट चेंज है इसकी वजह से हर साल 2.5 लाख लोगों की जान जाने वाली है। रीज़न क्या होगा? गर्मी बढ़ने की वजह से माल न्यूट्रिशन, लोगों में कुपोषण होगा, अच्छा खाना नहीं मिल पाएगा। क्यों? अब इसके पीछे का रीज़न समझना। देखो, जब जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, क्या जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अच्छे से ग्रो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं अगर तापमान बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है, जो फसलें जो हमारी हैं वो थोड़ी सी कम उग कर निकलेंगी, क्योंकि सूखा ज़्यादा पड़ेगा। उस सूखे में यहाँ पर फसलें आप प्रॉपरली उगा नहीं सकते हो। तो जो लोगों को खाना मिल पा रहा था प्रॉपरली, सस्ते दाम में मिल पा रहा था, उनको कहीं ना कहीं जो खाना मिलने में परेशानी है वो और ज़्यादा बढ़ने लगेगी, क्योंकि फूड की अवेलेबिलिटी ही बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। और वो किसकी वजह से? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। दूसरी चीज़, इसकी वजह से कई सारी बीमारियां जैसे मलेरिया, डायरिया प्लस हीट स्ट्रेस जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कई सारे लोग फेस करने वाले हैं, जिसकी वजह से अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख लोगों की हर साल जान जाएगी 2030 से 2050 तक। ये बेसिकली अगेन एक प्रेडिक्शन है। उसके बाद फूड सिक्योरिटी की बात की गई है। देखो, जो फूड सिक्योरिटी है कहीं ना कहीं ये बिल्कुल क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इससे सीधा हमारे फसलों के ऊपर असर पड़ेगा। सूखा पड़ने लगेगा। सूखा जब पड़ेगा तो प्रॉपरली फसलों की ग्रोथ हो नहीं पाएगी। फसलों की ग्रोथ नहीं होगी तो प्रॉपर अच्छी मात्रा में जो खाने की अवेलेबिलिटी है वो खाना अवेलेबल लोगों के पास में नहीं हो पाएगा। और ये सिचुएशन पहले से चल रही है 2019 से, बट रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ जिसकी वजह से ये सिचुएशन और ज़्यादा गंभीर हो गई थी। फिर बात की जा रही है फॉसिल फ्यूल्स की। अब होता क्या है, रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से बहुत सारे जो देश हैं ना, क्योंकि पहले रशिया यूक्रेन से नेचुरल गैस प्लस ऑयल वगैरह कई सारी कंट्रीज़ परचेज़ किया करती थी। अब क्या है कि जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, जो व्यापार वगैरह वो बंद हो गया। अब व्यापार वगैरह बंद होने की वजह से कई सारी जो कंट्रीज़ है वो वापस से कोयले की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं, कि अगर एनर्जी जनरेट करनी है तो पहले तो हम ऑयल और गैस का यूज़ कर रहे थे जो रशिया से या यूक्रेन से परचेज़ कर रहे थे। अब रशिया यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं, हमारे पास में अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, तो उन देशों ने वापस से कोयला जलाना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर में अगेन बढ़ावा नज़र आएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो कोयला है कार्बन को रिलीज़ करेगा, पोल्यूशन को पैदा करेगा, कार्बन एमिशंस और ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे, जिसका सीधा असर टेम्परेचर पर, और टेम्परेचर की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है वो हमने अभी डिस्कस किया। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगले आर्टिकल में बात की गई है ट्राइबल मैट आर्ट वेमेन इनटू योगा डे दिस टाइम। अब मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक तरफ लोगों ने यहाँ पर क्या करना होता है, एक अच्छी चीज़ की अवेयरनेस फैलानी होती है। नो डाउट जो योगा करता है उसके बॉडी में कई सारे यहाँ पर आप देख पाओगे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नज़र आएंगे बाकी सारे दूसरे बॉडीज़ के कंपैरिजन में। योगा के कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, मेडिटेशन के कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी इस बार के योगा डे में इंडिया जो है, हम अपने ट्राइबल आर्टिस्ट्स की जो स्किल्स हैं उसको भी प्रमोट करेंगे।
जैसे क्या है कि जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वो मैट को बनाते हैं, ठीक है, जिसको अपन चटाई बोलते हैं। इस प्रकार की मैट को यहाँ पर बनाते हैं अपनी अपनी स्किल्स के माध्यम से। काफ़ी सारे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। तो उनकी इस स्किल को यहाँ पे योगा डे पर प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि योगा करने के लिए भी आपको वो जो मैट है वो चाहिए होगा। तो एक तरफ यहाँ पर वो मैट बना रहे हैं, दूसरी तरफ उनके मैट को प्रमोट किया जाएगा, जिससे यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका विकास भी होता हुआ नज़र आएगा। और इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जो ट्राइफेड है, ट्राइफेड मतलब ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो ट्राइफेड है ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ में कोलैबोरेट कर रहा है। इस कोलैबोरेशन से होगा क्या, लगभग 34,000 कितने 34,000 जो योगा मैट्स हैं वो खरीदे जाएंगे इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ से, ठीक है। ये जो यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, यहाँ से जो काफ़ी सारे जो कारीगर हैं जो इस प्रकार की मैट्स को बनाते हैं वो खरीदे जाएंगे, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी कंट्रीज़ में प्रमोट किए जाएंगे, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। ये जो हर एक मैट होने वाला है, हर एक मैट की यहाँ पर अपने पीछे की कलाकारी है, आर्ट है, जिसके पीछे यहाँ पर जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ उनकी मेहनत लगी है, ठीक है। तो इस बार क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए भी यहाँ पर एक इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हैं। उनको भी यहाँ पर थोड़ा बहुत कह सकते हो जो पैसा जनरेशन है, मनी जनरेशन है, उनके लिए भी हो पाएगा। और इस साल का इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का जो थीम है वो क्या है, योगा फॉर वसुदेवा कुटुंबकम। ये एग्जैक्टली अब की बार आपको थीम देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली मैट्स के बारे में डिस्कशन किया, मैट्स के प्रमोशन के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। अब उसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पे आपको ट्राइफेड के बारे में पता होना चाहिए कि ट्राइफेड एग्जैक्टली है क्या। जैसे पीवीटीजी को लेकर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को लेकर, वैसे ही आपसे ट्राइफेड को लेकर भी सवाल बन सकता है। जो ये ट्राइफेड नाम की बॉडी है ये 1987 में आई थी। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ 1984 के तहत यहाँ पर इस बॉडी को बनाया गया था। तो एक नेशनल लेवल की, हमारे पूरे देश के स्तर पर काम करती है, उच्च लेवल की बॉडी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में आती है। सिंपल सी बात है, देखो ट्राइबल अफेयर्स के लिए मतलब जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उनके लिए इस बॉडी को बनाया गया। तो ये कौन से मंत्रालय में आएगा, ऑब्वियस सी बात है जो ट्राइबल अफेयर वाला मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, उन्हीं के अंडर में आएगा। अब इस बॉडी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन मकसद यहाँ पर यही है कि जो ट्राइबल पीपल हैं हमारे देश के अंदर में उनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना। कैसे, जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स होते हैं वो आदिवासी लोग कई सारे अलग अलग चीज़ों को बना रहे होते हैं, नेचुरली बना रहे होते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों को बना रहे होते हैं। तो उसको एक अच्छी मार्केटिंग प्रोवाइड करवाना, उसका प्रमोशन करना, उसके प्रमोशन करने के लिए जो ट्राइफेड बॉडी है ये काम करती है। मतलब जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आगे मार्केट तक पहुंचाने का काम करना, प्लस ट्राइबल पीपल को असिस्ट करना, उनकी हेल्प करना कि उनको और ज़्यादा अवसर मिले, उनको नए नए मार्केट मिलें, उस मार्केट के अंदर वो जो अपना प्रोडक्ट है वो बेच पाएँ मार्केट में, चाहे वो नेशनल मार्केट हो चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो, दोनों मार्केट्स यहाँ पर उनको कैप्चर करवाया जाए, उनको अवसर दिया जाए दोनों मार्केट के अंदर में। इस प्रकार का काम यहाँ पर ये जो ट्राइफेड है वो एग्जैक्टली करता है, ठीक है, समझ गए। तो ट्राइफेड की फुल फॉर्म ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। अगले आर्टिकल पर आते हैं दोस्तों। अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है यार हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। तो जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है चाइल्ड एडॉप्शन के बारे में। जो बच्चे को गोद लिया जाता है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। पिछले 9 महीनों के अंदर में लगभग 2300 बच्चों को गोद लिया गया है, ऐसा यहाँ पर एक डेटा निकल कर आया है, ठीक है। तो 2297 से ज़्यादा एडॉप्शंस पिछले 9 महीनों में इंडिया के अंदर किए गए हैं। और ये सारे जो एडॉप्शंस किए गए हैं ना वो नए वाले कानून के तहत किए गए हैं। आपको पता होगा पिछले साल की बात है, सितंबर 2022 में जो एडॉप्शन को लेकर नए रूल्स हैं वो लेकर आए गए थे। रूल्स बेसिकली नए क्या हैं तो पुराने रूल्स, उसके अंदर कुछ बदलाव किया गया था पिछले साल। उसके बाद से अब तक 2300 बेबीज़ को अडॉप्ट किया गया, यहाँ पर ये बोला गया। और अभी भी इंडिया में लगभग 2200 के आसपास बच्चे अवेलेबल हैं एडॉप्शन के लिए, जिनको गोद लिया जा सकता है। और उनको गोद लेने के लिए कह सकते हो 30,000 से ज़्यादा पेरेंट्स हैं जो कि अभी के समय पर इंडिया में एडॉप्शन के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पर एडॉप्ट करना चाहते हैं, बट बच्चे एडॉप्शन के लिए थोड़े से कम अवेलेबल हैं, वो भी एग्जैक्टली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा एडॉप्शन के केसेस आपको वेस्ट बंगाल से देखने को मिलेंगे। पिछले 9 महीने में वेस्ट बंगाल के अंदर 139 एडॉप्शंस हुए हैं, ठीक है।
139 एडॉप्शंस पेंडिंग थे, जिसमें से 130 जो है क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि केसेस कई सारे पेंडिंग भी हो जाते हैं, कोर्ट के पास जाते थे। एडॉप्शन का जो केसेस है ना वो कोर्ट के पास जाता था, कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं हो पाती थी, वो मामला रुक जाता था। लेकिन पिछले साल एक बढ़िया बदलाव किया गया है, जिससे कि यहाँ पर ये जो कोर्ट वाली जो पावर्स हैं वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दी गई हैं। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अब यहाँ पर अपने ऑर्डर देता है, वो यहाँ पर बेसिकली एडॉप्शन को लेकर सारे ऑर्डर्स वगैरह देने का काम कर सकता है। फिलहाल कई सारे पुराने केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि अलग अलग हमारे राज्यों में अटके पड़े हैं एडॉप्शन को लेकर, है ना। अप्रूवल लेना होता है कोर्ट से, वो बेसिकली यहाँ पर नहीं मिल पाता है, काफ़ी समय लग जाता है क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट के ऊपर बर्डन ज़्यादा है। तो इस प्रकार के पेंडिंग केसेस कई सारे हैं, प्लस काफ़ी सारे केसेस ऐसे भी हैं जो कि ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। लेकिन जो हमारा नया वाला एडॉप्शन को लेकर कानून है वो क्या बोलता है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अमेंडमेंट एक्ट 2021, इसके तहत यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं जिसको हम डीएम बोलते हैं, इनको पावर दी गई है कि ये एडॉप्शन के ऑर्डर को जारी कर सकते हैं, ये एडॉप्शन का ऑर्डर दे सकते हैं। ये जो एक्ट है, इस एक्ट को लेकर आया गया है, क्यों? क्योंकि कोर्ट के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी बर्डन है और कोर्ट के पास में एडॉप्शन को लेकर अप्रूवल देना, ये सारा काम करना, ऑर्डर देना, इस प्रकार के केसेस पेंडिंग हो जाते हैं, लंबे समय से पड़े हुए हैं। इस प्रकार का ये जो अमेंडमेंट है इसी वजह से 1 सितंबर 2022 में लेकर आया गया था। इसके अलावा जो ये कानून है, जो नया वाला जो बदलाव किया गया है, ये हमारे डीएम को पावर देगा कि जो डीएम है वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकें, बच्चे के प्रोटेक्शन को लेकर भी काम कर सकें, प्लस बच्चे के एडॉप्शन को लेकर भी वो काम कर सकें। चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, स्पेशलाइज जो जुवेनाइल पुलिस यूनिट्स हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर भी यहाँ पर डीएम काम कर सके। ये सारी पावर्स कोर्ट से हटकर डीएम को दी गई ताकि ये काम जल्दी जल्दी हो सके, ठीक है। एडॉप्शन को लेकर जो केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं वो चीज़ों का जो मामला है वो ख़त्म ही कर दिया जाए, कोर्ट के पास में वो जाए ना, डीएम यहाँ पे अपने आप ही इन सब चीज़ों को देख लें। समझ गए इस बात को? अब क्या है, ये तो आपने समझ लिया कि एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है कि पिछले 9 महीनों में इतने एडॉप्शंस हुए हैं, बस खाली न्यूज़ ये है। अब हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड एडॉप्शन इन इंडिया के बारे में कि क्या क्या कानून है, कैसे इंडिया में चाइल्ड को अडॉप्ट किया जाता है, कैसे बच्चे को गोद लिया जाता है, प्लस जो नए कानून आए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इंडिया के अंदर में जो एडॉप्शन है ये किया जाता है 2 पर्टिकुलर लॉज के अंडर में। पहला लॉ है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, जिसको हामा के नाम से जानते हैं, और जो दूसरा वाला कानून है वो है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। जुवेनाइल मतलब बच्चों की बात करता है ये, ठीक है। और इसी के अंदर जो है पिछले साल हम लोगों ने चेंजेस करे थे जुवेनाइल जस्टिस वाले केयर के अंदर में, ठीक है। तो ये जो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है ना, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर में आता है, और जो जुवेनाइल जस्टिस वाला एक्ट है ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में आता है। सरकारी रूल्स के हिसाब से अगर बात करें तो हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, इनको लीगलाइज किया गया है कि ये बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं, बच्चों को गोद ले सकते हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से पहले एक और एक्ट हुआ करता था, गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1980, 1980 का एक्ट था, जो कि बेसिकली नॉन हिंदू इंडिविजुअल्स के लिए था कि नॉन हिंदू इंडिविजुअल्स भी यहाँ पर अडॉप्शन कर सकते हैं, लेकिन अपनी कम्युनिटी के बच्चे को अडॉप्ट यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। तो वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से पहले वाला कानून था, ये आपने ध्यान में रखना है। अब इंडिया में चाइल्ड एडॉप्शन को लेकर कुछ दिक्कतें भी हैं, वो इश्यूज़ क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये भी पता होना चाहिए, चाहे आपको इसको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखो, चाहे मेंस, या फिर चाहे आप इसको इंटरव्यू के एस्पेक्ट से भी देख सकते हो। तो हुआ क्या है, पिछले कुछ समय पर चाइल्ड एडॉप्शन को लेकर जो स्टैटिस्टिक्स है वो गिरता हुआ नज़र आया है, ठीक है। यानी कि बच्चे अडॉप्ट करने वाले जो हैं, मतलब अडॉप्टेबल जो चिल्ड्रन हैं, उनकी संख्या कम है, और जो पेरेंट्स चाहते हैं बच्चों को अडॉप्ट करना, इनकी संख्या ज़्यादा है। यानी गैप जो है दोनों के बीच में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। लगभग 30,000 पेरेंट्स हैं जो कि चाहते हैं बच्चों को अडॉप्ट करना, लेकिन 2-2.5 हज़ार के आसपास बच्चे अवेलेबल हैं केवल अडॉप्शन के लिए, ये यहाँ पर बोला गया। पहली इशू। दूसरी जो प्रॉब्लम है चाइल्ड एडॉप्शन के अंदर में वो यह है कि काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि बच्चे को अडॉप्ट करने के बाद कुछ समय बाद उस बच्चे को वापस से रिटर्न कर दिया गया। साल 2017 से लेकर 19 के बीच में, इन 3 सालों की स्पेशली बात करें तो सेंट्रल एडॉप्शन एंड रिसोर्स अथॉरिटी, जो ये बॉडी है सारा, ठीक है, क्योंकि आपको यहीं पर रजिस्टर करवाना पड़ता है जब बच्चे को अडॉप्ट करा जाता है। तो ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी ने कहीं ना कहीं यहाँ पर ये देखा कि कई सारे पेरेंट्स बच्चे जो अडॉप्ट करके ले गए थे वो वापस से ला कर दे रहे हैं। सारा बेसिकली एक स्टैचुरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आती है। इसका मेन काम यही है कि इंडियन चिल्ड्रन के एडॉप्शन को लेकर काम करना, सारी चीज़ों को मॉनिटर करना, रेगुलेट करना, ये सारा काम यहाँ पर इसका देखने को मिलता है। डेटा के अकॉर्डिंग बताया गया कि जितने बच्चे रिटर्न किए गए थे उनमें से 60% लड़कियाँ थीं, और 24% जो बच्चे रिटर्न करे गए वो स्पेशल नीड्स वाले थे,
और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी उम्र 6 साल से ज़्यादा थी, जिनको वापस से रिटर्न किया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न बताया जा रहा है बच्चों को रिटर्न करने के पीछे का, ठीक है। कई सारे रीज़न है, जैसे कि यहाँ पर जो बच्चे थोड़े ज़्यादा बड़े हैं, जिनकी उम्र 6 साल से ज़्यादा है, वो बच्चे थोड़ा ज़्यादा समय ले रहे हैं एक फैमिली के अंदर में एडजस्ट होने में, क्योंकि वो बच्चा ज़्यादा बड़ा है, उसको यहाँ पर पता है कि मेरे आसपास क्या चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई दूसरे पेरेंट आते हैं उसको अडॉप्ट करने के लिए, तो वो उस फैमिली में उसको ढलने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ मेंशन किया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक प्राइमरी कॉज देखने को मिल जाएगा, जिससे यहाँ पर जो बच्चे ज़्यादा बड़े हैं वो एडजस्ट नहीं हो पाते हैं एनवायरनमेंट के अंदर में, जिससे कि यहाँ पर जो फैमिली है वो कहीं ना कहीं उन बच्चों को रिटर्न कर देती है। एक और इशू देखने को मिलेगा, डिसएबिलिटी एंड एडॉप्शन। केवल 40 बच्चे जो डिसएबिलिटीज़ के साथ में, जो कि कहीं ना किसी डिसएबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं, केवल 40 बच्चों को ही 2018 और 19 में अडॉप्ट किया गया है, ये यहाँ पर बोला गया। यानी हमारे पूरे साल में जितने भी बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं उसका केवल 1%, केवल और केवल 1% डिसेबिलिटीज़ वाले जो बच्चे हैं वो अडॉप्ट किए गए हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। समझ गए इस बात को। अब एडॉप्शन को लेकर हमारे पास में कुछ नए कानून वगैरह देखने को मिलते हैं, कुछ नए नियम देखने को मिलते हैं। वो नए रूल्स क्या हैं ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हमारे पार्लियामेंट ने जुलाई 2021 में एक अमेंडमेंट बिल पास किया था। अमेंडमेंट बिल का नाम था जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021, ठीक है। इस अमेंडमेंट बिल के तहत हमने इस वाले कानून में कुछ बदलाव करे। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है? संशोधन करना, कुछ चेंजेस करना। तो पुराना वाला जो कानून था इसके अंदर कुछ चेंजेस करे गए, और चेंजेस करते हुए बोला कि बच्चों के एडॉप्शन के जो मैटर्स हैं कोर्ट में जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो सारे मैटर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे जब से ये रूल लागू होगा। प्लस इस बिल में एक चीज़ और बोली गई थी कि जो ये अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट को इसलिए किया जा रहा है ताकि कोर्ट में जब ये मैटर पहुंचते हैं तो उसमें डिले होने लगता है, देरी होने लगती है एडॉप्शंस के समय में। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पर वो डिले हो और ये केसेस भी पेंडिंग केसेस में काउंट होने लगे, कोर्ट के ऊपर बर्डन बढ़ते रहे। इस वजह से हमने ये जो पावर्स हैं वो हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दी हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो जी आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट होने वाला है। तो ओडिशा में रथ यात्रा शुरू हो चुकी है, जगन्नाथ, ठीक है। लॉर्ड जगन्नाथ की जो यात्रा है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है और कल से शुरू हुई है। कल आपने काफ़ी सारे जो वीडियोस है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड होते हुए देखे होंगे। रथ यात्रा जो टॉपिक है वो पूरी तरह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा था। लाखों लोग यहाँ पर आ चुके हैं ओडिशा के अंदर में। विदेश से कई सारे लोग आए हैं, अलग अलग देशों से यहाँ पर ये लोग एंटर किए हैं। इंडिया के कई सारे स्टेट से लोग पहुँच चुके हैं ओडिशा के अंदर में इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए, ठीक है। तो गर्मी पड़ रही है, एक तरफ यहाँ पे देख पाओगे जो काफ़ी सारे डिवोटीज़ हैं वो सब डिवोटीज़ इकट्ठा हो चुके हैं कल के दिन, और इन्होंने यहाँ पर इस प्रकार से जो ये रथ यात्रा इसको निकाला है। रथ यात्रा एक एनुअल इवेंट है, हर साल होती है, जिस यात्रा के अंदर में जो हमारे 3 देवी देवता हैं, लॉर्ड बलभद्रा, लॉर्ड जगन्नाथ और देवी सुभद्रा, इन तीनों की यहाँ पर ये जो यात्रा, इनकी तीनों का जो रथ है वो बेसिकली निकाला जाता है श्री जगन्नाथ टेम्पल से, जो ओडिशा के अंदर में। ये टेम्पल 12th सेंचुरी पुराना टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। लाखों लोग यहाँ पर टाउन में यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, लाखों लोग यहाँ पर इस रथ यात्रा में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये फेस्टिवल लगातार 9 दिन तक चलता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यात्रा के बाद जो ये आइडल्स हैं, जो यहाँ पर ये हमारे जो कह सकते हो मूर्तियाँ हैं, बेसिकली इनको श्री जगन्नाथ टेम्पल में इंस्टॉल किया जाता है दोबारा से, है ना, इस मेजर रिचुअल से पहले, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं रथ यात्रा के बारे में और डिटेल से। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, प्लस यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जगन्नाथ टेम्पल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि टेम्पल आर्किटेक्चर का टॉपिक भी आपके सिलेबस के अंदर में आ जाता है। तो जगन्नाथ रथ यात्रा, रथ यात्रा को हम लोग शैरेट फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। एक हिंदू फेस्टिवल है जो कि लॉर्ड जगन्नाथ जी से एसोसिएटेड है, उनसे लिंक्ड है। और यहाँ पे बोला जाता है, ये फेस्टिवल बोला क्या जाता है, ओडिशा के पुरी में यहाँ पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ये फेस्टिवल आषाढ़ के लगभग शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन पर यहाँ पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम लोग ओरिया कैलेंडर देखें, ओडिशा का जो कैलेंडर है ओरिया कैलेंडर एक ट्रेडिशनल कैलेंडर है, उसके अकॉर्डिंग तीसरे महीने में यहाँ पर ये जो फेस्टिवल है इसका सेलिब्रेशन चलता है। 9 दिन का लंबा इवेंट होता है, और इस 9 दिन के इवेंट में जो हमारे लॉर्ड कृष्णा हैं वो वृंदावन लौट रहे होते हैं, हमारे बलभद्रा और साथ ही साथ में अपनी सिस्टर सुभद्रा के साथ में, ठीक है। उस चीज़ को मार्क करते हुए यहाँ पर जो फेस्टिवल है इसका सेलिब्रेशन चलता है। इस फेस्टिवल में लगभग 3 आपको रथ देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 3 रथ आपको नज़र आएंगे, ठीक है। एक रथ में लॉर्ड जगन्नाथ, दूसरे रथ में उनके भाई बलराम, और तीसरे रथ में यहाँ पर सुभद्रा।
ये रथ हज़ारों लोग यहाँ पर जो साथ में हैं वो सब यहाँ पर इस रथ को खींचते हुए ले जाते हैं, ठीक है। और कई सारे लोग इंडिया से हैं, विदेशों से भी कई सारे लोग यहाँ पर इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। अब बात आती है जगन्नाथ टेम्पल की, क्योंकि जगन्नाथ टेम्पल से ये रथ यात्रा निकलती है। तो ये जो टेम्पल है, बोला जाता है इसको 12th सेंचुरी में बनाया गया था, जो किंग अंतवर्मन है, अंतवर्मन चौदहगंगा देव ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। तो इन्हीं किंग अंतवर्मन ने यहाँ पर 12th सेंचुरी में इस टेम्पल को बनवाया। उसके बाद ये जो जगन्नाथपुरी टेम्पल है, इसको हम लोग यमनिका तीर्थ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हिंदू बिलीव्स के अकॉर्डिंग माना जाता है कि जो पावर ऑफ यम है, पावर ऑफ यम यानी गॉड ऑफ डेथ की जो यहाँ पर ये पावर ऑफ यम है, बेसिकली ये कहीं ना कहीं नलीफाई हो जाते हैं पुरी में, क्योंकि वहाँ पे लॉर्ड जगन्नाथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नलीफाई मतलब यहाँ पर जो पावर ऑफ डेथ है ये डिफीट हो जाती है, ये पावर हार जाती है लॉर्ड जगन्नाथ के प्रेजेंस की वजह से। ये चीज़ें यहाँ पर मानी जाती हैं। ये जो टेम्पल है जगन्नाथ टेम्पल को पहले वाइट पैगोडा के नाम से भी जाना जाता था, ये आपने ध्यान में रखना है। और 4 धाम पिलग्रमेज का हिस्सा है। आपने 4 धाम का सुना होगा ना, 4 धाम में बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और एक आता है पुरी के अंदर में यहाँ पर ये लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है। समझ गए इस बात को। अब आगे आते हैं, यहाँ पे जो टेम्पल है जगन्नाथ टेम्पल, इस टेम्पल के 4 मेजर गेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ईस्टर्न सिंह द्वार जिसको बोला जाता है, एक मेन गेट है ये, जहाँ पे लायंस बने हुए हैं, क्योंकि नाम ही सिंह द्वार है, ठीक है। सिंह मतलब लायंस की बात की जा रही है। फिर सदर्न साइड में अश्वद्वार, ठीक है। फिर उसके बाद वेस्टर्न साइड में व्याघ्र द्वार और नदन साइड में हस्त द्वार आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अश्वद्वार हॉर्स की बात की जा रही है, व्याघ्र द्वार बाघ की बात की जा रही है और नदन द्वार बेसिकली हस्ती द्वार में हाथी की बात की जा रही है, ठीक है। तो आप ऐसा यहाँ पर समझ सकते हो, अलग अलग एनिमल्स से यहाँ पर इन गेट्स को डिनोट किया गया है। उसके अलावा जितने भी गेट आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो नक्काशियाँ हैं वो बनाई गई हैं। प्लस इस मंदिर का जो एंट्रेंस है, मंदिर के एंट्रेंस के जस्ट सामने ही अरुण स्तंभ या फिर कह सकते हो जो सन पिलर है, एक पिलर यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, जिसको अरुण स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। अब ओडिशा में ये लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल हुआ। जगन्नाथ टेम्पल के अलावा ओडिशा में कुछ और इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कोणार्क सन टेम्पल, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी ओडिशा में है। लिंगराज टेम्पल, डायरेक्टली यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, लिंगराज टेम्पल कहाँ पर है, ओडिशा में है। फिर तारा तारिणी टेम्पल हुआ। फिर उदयगिरी एंड खांदेगिरी केव्स हो गई, ये भी यहाँ पर ओडिशा के अंदर में। ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको अलग से जो डिटेलिंग्स हैं वो प्रोवाइड करवा दी हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया ने पहला mRNA जो वैक्सीन है वो ओमिक्रॉन वायरस के खिलाफ में अप्रूव कर दिया है। आपको पता होगा जो कोविड-19 आया था ना, अलग अलग प्रकार के वेरिएंट्स आए थे, उसमें एक ओमिक्रॉन वेरिएंट था। ओमिक्रॉन वेरिएंट काफ़ी खतरनाक था, बहुत ज़्यादा चर्चा में था, आपको पता होगा। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट को मात देने के लिए इंडिया का पहला mRNA वैक्सीन जो है ये अप्रूव कर दिया गया है। ये वैक्सीन कहीं ना कहीं यहाँ पर इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को मात दे सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। इस वैक्सीन का नाम क्या है, GENCOVACOM, ठीक है ना। कुछ ऐसी खास रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं थी वहाँ पर, इस वजह से यहाँ पर उसको आप ऐसे भी स्किप कर सकते हो। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में बात यही है NABFID के बारे में। NABFID पिछले साल यहाँ पर, मतलब अभी कुछ ही समय, 1 साल भी नहीं हुआ है इस बॉडी को बनाए हुए, तो ये बॉडी अभी नई बॉडी है, तो पॉसिबिलिटी है इसको लेकर आपसे सवाल बन जाए। तो ये जो बॉडी है ये कहीं ना कहीं 60,000 करोड़ रुपए का जो लोन है वो बुक करने वाली है मार्च 2024 तक। 60,000 करोड़ रुपए का लोन। इस बॉडी का काम क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, क्यों यहाँ पे इस बॉडी को बनाया गया था। पहली चीज़, NABFID की फुल फॉर्म ध्यान रखना है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी के डेवलपमेंट के लिए, उसी के विकास के लिए, उसमें पैसा लगाने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर ये एक नेशनल बैंक बनाई गई है। तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है NABFID की। इसका मेन मकसद है कि 60,000 करोड़ रुपए इस साल के एंड तक हम लोग क्या करें, डिसबर्स करें, ये पैसा यहाँ पर दिया जाएगा। अलग अलग डेवलपमेंट्स के ऊपर में यहाँ पर ये मेन फोकस करने वाले हैं, ये पैसा लगाने वाला है। समझ गए इस बात को। अब करना क्या है, देखो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कितना पैसा यहाँ पर लोन के लिए उठाने की बात की जा रही है, कितना पैसा देने की बात की जा रही है, ये कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे दोस्तों। करना क्या है, आपने इस बॉडी के बारे में हर एक बात पता होनी चाहिए, हर एक पॉइंट वो पता होना चाहिए जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सके। इस टॉपिक की सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर नीचे की साइड में देखने को मिल जाएंगी। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या है समझते हैं। ये जो बॉडी है ये कहीं ना कहीं एक
प्रिंसिपल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, नाम से पता चल रहा है डेवलपमेंट के लिए काम करती है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो जो हमारे लॉन्ग टर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, उसमें पैसा लगाना, ये सारा काम होता है इन बॉडीज़ का। इस प्रकार की बैंक यहाँ पर बनाई गई है। बजट 2021 में सरकार ने इस बैंक को बनाने के बारे में अनाउंस किया था। फिर पार्लियामेंट ने नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक जो एक्ट है, पूरा कानून है 2021 का, उस कानून को बनाया और उस कानून को हमारे प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति का अप्रूवल मिला, जिसके बेसिस पर ये जो बॉडी है ये फोर्स में आ चुकी है। यानी ये बॉडी 2021 में बनाई गई पूरी तरह से काम करने के लिए। इस बॉडी को एक कॉर्पोरेट स्टैचुरी बॉडी बोला जा रहा है क्योंकि एक कानून के माध्यम से बनाई गई है। ये जो बॉडी है ये रेगुलेट और सुपरवाइज की जाती है एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह, ठीक है। और इनको कौन सुपरवाइज करता है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टली सवाल बन सकता है दोस्तों कि जो ये बॉडी है ये कौन, किसके थ्रू रेगुलेट या सुपरवाइज की जाती है? तो इसको रेगुलेट सुपरवाइज कौन करता है? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। मतलब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह हम इसको सुपरवाइज करते हैं, लेकिन सुपरवाइज करती कौन है? आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत यहाँ पे इस बॉडी को रखा गया है, ये आरबीआई के अंडर में आती है, ठीक है। ये हमारे देश का 5वां ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि अलग अलग जगह पर फाइनेंशियल सपोर्ट देने का काम करता है, खासकर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में। तो ये 5वीं बॉडी है, इससे मतलब पहले 4 बॉडी और बन चुकी है। हाँ, वो 4 बॉडी कौन कौन सी हैं? एग्जिम बैंक हो गया, नाबार्ड हो गया, एनएचबी हो गया, सिडबी हो गया। उसके बाद यहाँ पे 5वां जो है हमारा ये एनएबीएफआईडी हो गया, ठीक है। तो करेंटली अगर हम इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इस बॉडी का एनएबीएफआईडी का जो हेडक्वार्टर है वो हमारा सिडबी जो ऑफिस है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है, खासकर कुरला के अंदर में, वहीं कॉम्प्लेक्स में ही आपको ये हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। तो स्पेशली मुंबई के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखना। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इस बॉडी को बनाया गया था एक ऑब्जेक्टिव के साथ में। इसका मेन काम होता है क्या करना? पैसों को यहाँ पर इन्वेस्ट करना, प्लस यहाँ पे कोई जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स लेकर आना, है ना, इंडिया भर में, उसको लेकर ये काम करता है। और उसके अलावा इसका और मेन काम क्या है? देखो यहाँ पे ना, जब इसके फंक्शंस को आप पढ़ोगे तो इसका मेन काम ये भी है कि लोन्स को यहाँ पर लेने का काम करना, है ना, और खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए यहाँ पर लोन्स को एक्सटेंड करना, प्लस उसके बाद में जो लोन्स वगैरह उनकी रीफाइनेंसिंग करवाना, प्लस प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर के थ्रू इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, अलग अलग जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें निवेश करवाना प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से। उसके बाद विदेश के जो लोग हैं, अगर वो कोई चाहता है पार्टिसिपेट करना हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, तो उनका पार्टिसिपेशन करवाना, ठीक है। तो ये सारा काम यहाँ पे हमारा इस बॉडी का होता है। अब इस बॉडी के पास में पैसे कैसे आएंगे, कैसे रन करेगी, कैसे यहाँ पर ये सपोर्ट करेगी अलग अलग प्रोजेक्ट्स को? तो ये जो बॉडी है ना, ये क्या कर सकती है? पैसे को लोन के माध्यम से उठा सकती है, लोन ले सकती है। लोन यहाँ पर इंडियन करेंसी या फिर फॉरेन करेंसीज में भी लिया जा सकता है। उसके अलावा ये बॉडी कहीं ना कहीं अपना बॉन्ड वगैरह जारी कर सकती है, डिबेंचर्स जारी कर सकती है, क्योंकि अगर मार्केट में बॉन्ड जारी करेगी तो आपको कहीं ना कहीं बॉन्ड परचेज़ करने होंगे। आप बॉन्ड परचेज़ कर सकते हो, और बॉन्ड परचेज़ करोगे उसके बदले में आपने थोड़ा पैसा देना होगा इस बॉडी को। वो पैसा जो आपका है वो इंटरेस्ट के साथ में, ब्याज के साथ में आपको वापस मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के माध्यम से वो जो पैसा उठाने का काम करती है। उसके अलावा ये जो बॉडी है ये काफ़ी सारा पैसा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी ले सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हो गए जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, इन बैंकों से भी पैसा उधार ले सकती है ये बॉडी। यहाँ से भी इसको फंडिंग प्रोवाइड करवाई जा सकती है। स्टार्टिंग में जो हमारी केंद्र सरकार होने वाली है, केंद्र सरकार के जो है 100% शेयर होंगे इस बॉडी के अंदर में, यानी इस पूरी बॉडी की जो ओनरशिप है वो 100% हमारी स्टार्टिंग में केंद्र सरकार के पास में होगी, जो कि धीरे धीरे कम हो जाएगी। धीरे धीरे केवल 26% शेयर ही हमारी केंद्र सरकार के पास में रहने वाले हैं। प्लस इस बॉडी को एक बहुत बड़ा सपोर्ट केंद्र सरकार की साइड से भी मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, आगे इसको 5,000 करोड़ रुपए का जो ग्रांट है वो भी प्रोवाइड करवाएगी, कुछ पैसा प्रोवाइड करवाएगी इसके फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर में। प्लस सरकार ने बोला यहाँ पर है कि गारंटी प्रोवाइड करवाएगी, यानी कि अगर ये बॉडी पैसा उठाती है, कहीं सर बोरो करती है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से, कहीं से भी पैसा उठाती है, तो उसमें यहाँ पर सरकार एक गारंटी देने का काम करने वाली है कि सरकार उसके बदले में पैसा पे करेगी, ठीक है। गारंटी जो है वो यहाँ पर 0.1% की यहाँ पर मेंशन की जा रही है, इतनी दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे इस बॉडी के अंदर में इतनी पावर है कि इस बॉडी के जो एम्प्लॉयज़ होंगे ना, उस एम्प्लॉयज़ के खिलाफ में कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा सकता बिना किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिट के। तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर परमिशन लेना होगा, एक परमिट लेना होगा, उसके बाद यहाँ पर इन एम्प्लॉयज़ के खिलाफ यहाँ पर कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह जारी किया जा सकता है। इवन जो हमारे कोर्ट होते हैं, जो हमारे न्यायालय होते हैं,
उनको भी यहाँ पर पहले एक परमिट लेने की ज़रूरत है। उसी के बाद यहाँ पर इस प्रकार का कोई ऑफेंस है या जो मैटर्स हैं उनको यहाँ पर देखने की इजाज़त जो है वो दी जाएगी। एग्जैक्टली ये मेंशन किया गया। उसके बाद जैसे मैंने आपसे बोला था, ये एक प्रकार का डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी DFI क्या होता है, आओ थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस बॉडी होती है जिसका मेन काम होता है हमारे अलग अलग सेक्टर्स को फाइनेंस करना, उनको पैसा प्रोवाइड करवाना। जैसे हमारे नॉर्मल बैंक होते हैं ना, बैंक में तो आप क्या करते हो, पैसा जाके जमा करते हो, उस पर ब्याज मिलता है आपको, आपका पैसा सिक्योर है। लेकिन यहाँ पर जो DFI होते हैं, इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर में कोई भी लोगों से डिपॉजिट नहीं लिया जाता है, आप पैसा नहीं जमा करोगे। इनके पास में पैसा मार्केट से उठाया जाता है, गवर्नमेंट यहाँ पर देती है, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से यहाँ पर ये पैसा उठाते हैं, सरकार अपनी गारंटी देने के बाद में पैसा यहाँ पर इनको उठवा कर देती है अलग अलग जगह से। ठीक है, तो समझ जाओ DFI क्या है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। नाउ चलते हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। दोस्तों, एडिटोरियल डिस्कशन में दो रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं हमारे पास में। एक आर्टिकल यहाँ पर यह है सेमीकंडक्टर को लेकर। राइटर ने काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए कि कैसे हमें चाइना से कुछ चीज़ों को सीखना चाहिए, कि कैसे हम लोग यहाँ पर सेमीकंडक्टर को लेकर जो प्लांट्स है वो लगा सकते हैं, क्योंकि इंडिया ने पहले कोशिश की है इतिहास में, बट वो बार बार फेल हुआ है। बट कैसे हमें सीख लेनी चाहिए चाइना से, वो यहाँ पर समझाते हैं, वो यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद हमारे पास में एक और एडिटोरियल है जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के पेज पर कवर किया गया है, वो यहाँ पर यह है, व्हाट इज़ द कंटेंशन बिटवीन कोल इंडिया एंड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कोल इंडिया और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जो पूरा विवाद है वो समझना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक ऐसा है जिसको लेकर CDS के अंदर में NDA में पहले सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये कई सारे एग्जामिनेशन के लिए भी रेलिवेंट होने वाला है। अब उसके बाद जैसे ये आर्टिकल है, ये हमारे काम का नहीं है, इनको आप लोग स्किप कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं हमने फर्स्ट एडिटोरियल से। बट एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग लेते हैं हमेशा एक मेंस का क्वेश्चन। आज मेंस का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। आज इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, बट मेंस का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन रेलिवेंट है। क्या बात की जा रही है, हम लोग लगातार ड्रग के बारे में बात करते हैं, ड्रग्स तस्करी के बारे में, जो नशीले पदार्थ उनकी तस्करी लगातार होती है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो ड्रग्स ट्रैफिकिंग और जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो रहा है हमारे देश के अंदर में, बाहर से ड्रग्स आ रहा है, ये जो लगातार मूवमेंट चल रहा है ड्रग्स का, ये इंडिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। उसके बारे में आपने जानकारी देनी है कि उसके बारे में आप विस्तार से समझाइए। ठीक है, अब हिंदी में एक बार रीड कर देता हूँ। नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध पदार्थों की सीमा पर आवाजाही भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, विस्तार में बताना है। ठीक है, और इंग्लिश में मैंने आपको बता ही दिया है। तो 250 शब्दों में आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखोगे, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 60,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़कर अपने जो आंसर्स हैं उनको वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर्स को जब आप दोस्तों सबमिट करोगे तो एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, नाउ आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल पर। तो राइटर का नाम है अजय कुमार, फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं। समझते हैं इनके क्या हैं कहने। तो इन्होंने सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मेंशन की है कि भैया एक सेमीकंडक्टर के प्लांट को लगाने से पहले वेट, सेमीकंडक्टर क्या होता है पहले ये समझ लो, क्योंकि इस आर्टिकल में ये नहीं समझाया गया है। राइटर समझते हैं कि आपको सेमीकंडक्टर का मतलब पता है। देखो, सेमीकंडक्टर बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो कि करंट समय पर हर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के अंदर में यूज़ की जाती है। आप अपने मोबाइल फ़ोन में वीडियो देख रहे हो, टैब में देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, टीवी पर देख रहे हो, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आप देख रहे हो ना, मतलब कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आपके आसपास दिख रहे हैं, आपकी कार हो गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, सभी चीज़ों के अंदर सेमीकंडक्टर चिप का यूज़ किया जाता है, सेमीकंडक्टर का स्पेशली यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर के अपने आप में स्पेशल फीचर होता है क्योंकि इसमें आप करंट बहा तो सकते हो, मतलब इसमें करंट फ्लो कर सकता है, उस करंट को आप कंट्रोल भी कर सकते हो। ठीक है, ये इसका एक स्पेशल फीचर है। सेमीकंडक्टर किस चीज़ से बनता है? सिलिकॉन से बनता है, जर्मेनियम से बनता है, आपको कई बार बताया है ना। सेमीकंडक्टर बनाने वाली जो कंट्रियाँ हैं वो बहुत कम है, कम देश हैं, जैसे ताइवान हो गया, उसके अलावा साउथ कोरिया हो गया, देन उसके बाद में चाइना हो गया। ये बहुत ही कम देश हैं जो कि सेमीकंडक्टर्स को लेकर अच्छी पकड़ रखते हैं, और सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट जो ज़रूरत है वो दुनिया भर में है। ठीक है, तो समझ गए, यानी सेमीकंडक्टर हर जगह पर है। आपके बल्ब से लेकर मोबाइल फ़ोन, हर जगह पे आपको सेमीकंडक्टर देखने को मिल जाएगा।
तो उसका प्लांट इंडिया में भी होना ज़रूरी है। इंडिया को भी इसके ऊपर जो है आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है, क्योंकि भारत आज भी सेमीकंडक्टर्स को इंपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा बड़े मात्रा में। समझ रहे हो इस बात को? तो इसी के बेसिस पर राइटर बोलते हैं कि इंडिया को कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। और वो कैसे हो सकता है? चाइना से एक सीख लेकर। चाइना से हम क्या सीख सकते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। तो राइटर बोलते हैं कि एक सेमीकंडक्टर के प्लांट को लगाना ये अपने आप में यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता चला जा रहा है। सेमीकंडक्टर का मार्केट एक ग्रोइंग मार्केट है। कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि हमें जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर दूसरे देशों के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है सेमीकंडक्टर्स को लेकर। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो दुनिया ने आज समझा है। इसकी चक्कर में सरकार ने पिछले साल 2022 में सेमीकंडक्टर मिशन स्टार्ट किया, और उस सेमीकंडक्टर मिशन को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं हमारे राइटर। लेकिन अभी भी यहाँ पर काफ़ी सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं, अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं हैं कि क्या इंडिया के पास में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए एक प्लांट लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में अभी भी मामला बिल्कुल कह सकते हो एम्प्टी सा है, खाली सा है। और मैं आपको बता दूं, इस कॉन्टेक्स्ट में राइटर बोलते हैं कि हमें समझना होगा कि पहले भी भारत ने कई बार कोशिश की है सेमीकंडक्टर के प्लांट को लगाने की, बट वो कोशिश इंडिया की कहीं ना कहीं नाकाम होती हुई नजर आई है। और जो अर्लियर अटैम्प्ट है वो कब किया गया था? पहली कोशिश की गई थी साल 2007 में, और साल 2007 में सरकार की साइड से एक स्पेशल इंसेंटिव पैकेज अनाउंस किया गया, भैया ये कुछ पैसा है, इसके बेसिस पर सेमीकंडक्टर को ग्रो किया जाएगा। लेकिन इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर दूसरी बार कोशिश की गई। दूसरी बार कोशिश साल 2012 में फिर से की गई। अब की बार थोड़ा सा ये जो इंसेंटिव है इसको मॉडिफाई किया गया, इसको थोड़ा सा इंप्रूव किया गया। सब कुछ धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा था। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं दुनिया भर की सेमीकंडक्टर को लेकर, वो कंपनीज़ इंडिया से कांटेक्ट कर रही थी, भारत उनसे साथ में कांटेक्ट कर रहा था। कुछ यहाँ पे एग्रीमेंट्स हो चुके थे, है ना। जयप्रकाश एसोसिएट्स ने यहाँ पर पार्टनरशिप कर लिया था IBM के साथ में। इजरायली कंपनी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर चुकी थी। उसके अलावा हिंदुस्तान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग ने कॉर्पोरेट कर लिया था ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक के साथ में। तो काम बढ़िया धीरे धीरे हो रहा था। अलग अलग पार्टिसिपेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुका था लोगों का। जो इन्वेस्टमेंट है, दो कंपनी ने साथ में मिलकर $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दिया। सरकार ने इधर से इंसेंटिव अनाउंस कर दिया $5 बिलियन का। सब कुछ यहाँ पे काम हो रहा था। लोकेशंस भी फाइनलाइज कर ली गई थी, लोकेशंस की कहाँ पर कौन सी ज़मीन पर ये प्लांट लगाया जाएगा। लेकिन लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली। ठीक है, वो हमारे पास में प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं थे। रिसोर्सेज को कैसे मोबिलाइज करेंगे वो प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो प्रोजेक्ट है हमारा वो पूरी तरह से फेल मार गया। यानी कैसे हम सामान को इधर से उधर करेंगे, जो जो रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है वो कैसे आएगा एक पर्टिकुलर लैंड पर। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, बट लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, बट उन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं हम लोग आगे ग्रो नहीं कर पाए। तो जो सेमीकंडक्टर का प्लांट का लगाने का सपना था जो पूरा होने वाला था, बट वो नहीं हो पाया। ठीक है, बट अब सरकार फिर से एक बार कोशिश कर रही है। लेकिन यहीं पर राइटर बोलते हैं कि उसी के साथ में भारत ने जैसे शुरुआत की है वैसी चाइना ने भी की थी। चाइना ने तो काफ़ी देर से स्टार्ट किया, लेकिन चाइना आज आगे निकल गया। रीज़न क्या था? चाइना ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर में अपनी देर से शुरुआत तो की, लेकिन चाइना की सरकार का सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट भरपूर मात्रा में मिला। पिछले 20 सालों में सरकार ने भर भर के पैसा, चाइना की सरकार ने भर भर के पैसा इस इंडस्ट्री में यहाँ पर लगाया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत सारी दुनिया में ऐसी कंपनियां थी, बहुत सारे ऐसे प्लांट थे दुनिया भर में जो सेमीकंडक्टर्स बना रहे थे, लेकिन वो लॉस में चल रहे थे, उनको घाटा हो रहा था। चाइना ने वो कंपनियां खरीद लीं। चाइना होशियार था, इन्होंने वो कंपनियां खरीद लीं। अब उन्हें क्या हुआ? थोड़ा फ़ायदा हुआ। भले ही वो कंपनियां लॉस में थीं, लेकिन उनको खरीद लिया गया। खरीदने के बाद में यहाँ पर उनके ऊपर पैसा लगाया गया, उनकी प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग की गई, और चाइना का जो चिप प्रोडक्शन है वो तेज़ी से ग्रो करने लगा। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा हुआ। और उसी समय पर जो US है, जो अमेरिका है, वो भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर गेम में एक लीडर है। चाइना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बनता चला गया इन सेमीकंडक्टर चिप्स का। मार्केट की सुप्रीमेसी चाइना के हाथ में है। रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत सारे चाइना में एग्जैक्टली पाए जाते हैं। तो चाइना के हाथ में प्रोडक्शन आज के समय पर है चिप मेकिंग का। पिछले कुछ सालों में आप देखोगे या पिछले साल को देखोगे तो अमेरिका और काफ़ी सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं चाइना को अपनी सेमीकंडक्टर वाली टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने से मना कर दिया है। इसका इम्पैक्ट चाइना के ऊपर कुछ पड़ा नहीं, क्योंकि चाइना पहले ही काफ़ी सारी कंपनियां खरीद चुका है, एक्वायर कर चुका है
है ना। और अब इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा है। जो कदम पहले उठाना चाहिए था वो कदम अब उठा रहे हैं, अब इससे चाइना के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो अपना काम कर चुका है। ये यहाँ पर एग्जैक्टली मेंशन किया गया। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर में, इस प्लांट के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना अपने आप में रिस्की तो है। आप प्लांट लगाओगे, रिस्की है, आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिकवर करने होंगे, ठीक है। यानी कि आप टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाए उससे पहले आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने पड़ेंगे। रिस्की है लेकिन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी है, ज़रूरी भी है। हमें मार्केट समझना होगा जैसे मार्केट को चाइना ने समझा, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स का एडवांटेज भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब मार्केट को चाइना ने कैसे समझा? चाइना ने पुरानी वाली जो कंपनियां जो लॉस में चल रही थी उनको ख़रीदा, उनके ऊपर काम किया। अब भाई लॉस में जो कंपनी चल रही थी वहाँ पे आधा काम तैयार था, आधा काम रेडी था, है ना। आधी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी, वो कंपनी काम कर रही हुई तभी तो लॉस में चल रही है। स्किल्स थे, लेबर थे, सारा काम ऑलरेडी यहाँ पर तैयार था, बस उसी के थोड़ा सा और पॉलिश किया, उसी के ऊपर थोड़ा सा और काम किया, चाइना आगे निकल गया। लेट स्टार्ट किया लेकिन यहाँ पर ये काम ज़रूर से किया। उसके बाद यहाँ पर बोला जाता है कि चिप की मैन्युफैक्चरिंग करना एक ग्रीनफील्ड लोकेशन में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ग्रीनफील्ड मतलब एक खुला लैंड है, पूरी एकदम सपाट ज़मीन है, अब उस पर आप पूरा प्लांट बनाओगे, फिर उसके बाद काम करोगे, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा मुश्किल है। हंड्रेड्स ऑफ केमिकल, गैसेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर ज़रूरत पड़ती हैं चिप को बनाने के लिए। बहुत सारे जो लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ता है, हम लोगों को बहुत सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, ट्रेनिंग क्या, स्पेशल स्किल्स प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी। तो चिप बनाना आसान नहीं है, चिप मेकिंग अपने आप में एक आर्ट है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमारे पास में अच्छे इक्विपमेंट्स भी नहीं है, और अच्छे इक्विपमेंट्स ना होने की वजह से भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो फेल मार रही हैं। बट क्या हुआ, चाइना से सीखना पड़ेगा। राइटर अगेन ये पॉइंट 4-5 बार यहाँ पर ये मेंशन कर चुके हैं, ये एक बार बार ये चीज़ मेंशन कर चुके हैं कि इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है कि एक नया लॉजिक पूरा का पूरा जो प्लांट है बनाने की, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी है वो सही है। बट चाइना ने जो किया है, चाइना ने यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लॉस में चल रही थी कंपनियाँ, उन्हीं को यहाँ पर एक्वायर किया और उनको अपना खुद का जो यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हो प्लांट है वो बनाकर इन्होंने स्टार्ट कर दिया अपना काम। तो हम भी क्या कर सकते हैं कि जो करंट समय पर बहुत सारी जो कंपनियां हैं जो अगर लॉस में चल रही हैं तो उनको हम लोग एक्वायर कर सकते हैं। उनके जो कंपनीज़ हैं उनमें आधा काम तैयार होगा, आधा रेडी मिलेगा, है ना, आधा रेडी मिलेगा, इंडिया को हेल्प मिल जाएगी। इंडिया को भी यहाँ पर ऐसा इकोसिस्टम मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपका पैसा भी बच जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी इतना ज़्यादा खर्च नहीं होगा अगर आपने यहाँ पर कहीं ना कहीं इस प्रकार की स्ट्रैटेजी को अपना लिया तो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। चाइना ने अपनी जर्नी 20 साल पहले स्टार्ट की थी लेकिन आज सबसे आगे निकलता चले जा रहा है। और 20 साल पहले यहाँ पर इसके अंदर इस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा ज़रूरी था। चाइना ने सही समय पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, सही समय पर इन कंपनीज़ को यहाँ पर एक्वायर किया। क्लियर हो गया। चलो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और क्या है हमारे पास में, ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली एक केस है। केस मतलब दो कंपनीज आपस में भिड़ रही हैं, कोल इंडिया लिमिटेड और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। दोस्तों पहले तो आपने ध्यान में रखना है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है। देखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसी बॉडी है जिसका मकसद है कि हमारे देश में एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे। हेल्दी कंपटीशन समझ रहे हो कि भैया जो सारे के सारे यहाँ पर हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पर बिजनेस हैं, उनके बीच में एक हेल्दी कंपटीशन रहे, सस्ते दाम में अच्छी चीज़ें लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएं। फॉर एग्जांपल आपको यूट्यूब पर भी कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएंगे जो कि एक से एक बेस्ट क्वालिटी देने का काम कर रहे हैं, सब आपस में कंपटीशन में लगे पड़े हैं। ऐसे बड़े बड़े बिजनेस देखने को मिल जाएंगे। सपोज़ यहाँ पर आप एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहते हो, वहाँ पे 2 दुकानें हैं और 2 दुकानों में से एक दुकान यहाँ पे आपको एक सामान दे रहा है, वो थोड़ा सा महंगा दे रहा है और क्वालिटी भी लो है। दूसरी जगह पर वो जो सामान है वो थोड़ा सा सस्ता भी है और क्वालिटी अच्छी है। तो आप क्या करोगे, ऑब्वियस बात है दूसरे के पास जाओगे। अब दूसरे के पास भीड़ बढ़ जाएगी तो उसको देखकर जो पहले वाले दुकान वाला है वो भी अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करेगा, अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा और प्राइस को कम करने की कोशिश करेगा। इससे क्या होगा, ये हेल्दी कंपटीशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लोगों को एक अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिल पाता है, कम दाम में मिल पाता है, अफोर्डेबल वे में मिल पाता है। तो उस चीज़ को मेंटेन करके चलने के लिए ये बॉडी काम करती है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। पहले यहाँ पर मैं आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में 2-4 बातें बता देता हूँ। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी मतलब इसको एक कानून के माध्यम से बनाया गया है।
वो कानून कौन सा है? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के तहत यहाँ पर इसको तैयार किया गया। ठीक है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से पहले एक और बॉडी हुआ करती थी जिसका नाम था MRTP एक्ट, यानी मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज एक्ट 1969। इसको हटाया, रिप्लेस किया कंपटीशन एक्ट 2002 ने, और इस एक्ट के तहत यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बॉडी को बनाया गया। इसका मेन मकसद यहाँ पर यही है कि इंडिया में एक अच्छा, एक रोबस्ट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को यहाँ पर बनाकर रखा जा सके। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के मेन रूल्स फंक्शंस क्या हैं? मेन इसका रोल यही है कि एक अच्छा कंपटीशन रहे, सस्टेन कंपटीशन को प्रमोट करना, कस्टमर्स के हित में बात करना, है ना, जो ट्रेड है उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं एक फ्रीडम ऑफ ट्रेड यहाँ पे मार्केट के अंदर में इंश्योर करना। ये सारा काम यहाँ पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का देखने को मिल जाता है। समझ गए इस बात को? अब दूसरी तरफ जो बॉडी है वो है कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, क्या है? कोल इंडिया लिमिटेड कोयले को लेकर एक सरकारी बॉडी है। हुआ क्या, 15 जून की बात है, अभी हम लोग 21 जून पर हैं आज, लेकिन आज से लगभग बात की जा रही है 6 दिन पहले की। तो 15 जून में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक केस देखा, कोल इंडिया लिमिटेड वर्सेस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का। केस क्या था मैं आपको समझाता हूँ। बात है साल 2017 की। केस के लिए आपको पहले जाना पड़ेगा। साल 2017 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ये CCI ने कोल इंडिया लिमिटेड के ऊपर में 591 करोड़ रुपए का एक पेनल्टी लगा दी थी। ये पैसा यहाँ पर इनके ऊपर फाइन मारा गया 591 करोड़ का। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोल इंडिया लिमिटेड है ये क्या कर रहा था? गलत काम कर रहा था। ये कहीं ना कहीं एक कह सकते हो कि बेकार क्वालिटी का जो कोयला है वो महंगे दाम में सप्लाई कर रहा था। बेकार क्वालिटी का कोयला महंगे दाम में सप्लाई कर रहा था, ऐसा यहाँ पर देखने को मिला। और लोअर क्वालिटी का कोयला, और ज़रूरत है हमें क्योंकि कोयले का यूज़ की तरह इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में कोयले की क्वालिटी भी यहाँ पर मैटर करती है। बट कोल इंडिया लिमिटेड यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा था, गलत तरीके से चल रहा था। अब क्या हुआ? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइन मार दिया 591 करोड़ रुपए का। अब क्या हुआ कि कोल इंडिया लिमिटेड सामने आया और इन्होंने ये बोला कि देखो हम तो यहाँ पे सरकारी बॉडी हैं, हमारे ऊपर ये कंपटीशन वगैरह जैसी चीज़ें लागू नहीं होती हैं, हम यहाँ पे एक गवर्नमेंट बॉडी हैं, सरकार के अंडर में आते हैं। ठीक है, तुम्हारे ऊपर ये कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लागू होगी, ये कोई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ों को नहीं लागू करेगा। लेकिन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया और बोला कि सर ये काम गलत है तो गलत है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरह से सरकारी बॉडी थी कब तक? जब तक उसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल था 2010 तक। 2010 के बाद में सरकार ने उसमें डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। तो सरकार के पास में फिर उसके बाद में 67% तक का शेयर था बस खाली। तो पूरी सरकारी बॉडी भी नहीं है ये, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। लेकिन अब ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास में जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है, क्या बोला है कि जो हमारे अंशुमान साकले हैं इनका कहना यहाँ पर यह है कि देखो जो हमारा कंपटीशन एक्ट है ना, ये कंपटीशन को लेकर जो कानून बनाया गया है ये इक्वली अप्लाई होता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के ऊपर में, चाहे वो कोई गवर्नमेंट बॉडी हो चाहे वो कोई प्राइवेट बॉडी हो, सबके ऊपर यहाँ पर एक कंपटीशन एक्ट लागू होगा। तो इसमें कोई सरकारी बॉडी वरकारी बॉडी का कोई रोल नहीं है, बस खाली यहाँ पर ये एक्ट लगेगा आपके ऊपर में भी। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं सुप्रीम कोर्ट की साइड से। समझ गए इस बात को? अब थोड़ा सा हम लोग कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में पढ़ लेते हैं, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कोल इंडिया लिमिटेड अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है जो कि कोयले का उत्पादन करती है। कोल इंडिया लिमिटेड के लगभग यहाँ पर 83 माइनिंग एरियाज़ हैं, 83 माइनिंग एरियाज़ में ऑपरेट करती है, यानी कि 83 एरियाज़ ऐसे जहाँ पर खनन किया जाता है। ठीक है, और ये 83 एरियाज़ कहाँ पर हैं? 8 राज्यों में फैले हुए हैं, 8 प्रोविंशियल स्टेट्स में। कोल इंडिया लिमिटेड अपने आप में एक सिंगल लार्जेस्ट कोयले को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है पूरे दुनिया में, और एक कह सकते हो वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉरपोरेट एम्प्लॉयर भी है। कोल इंडिया लिमिटेड एक स्टेट ओन्ड कोल माइनिंग कॉरपोरेट है, सरकार के अंडर में आती है, जिसको नवंबर 1975 में लेकर आया गया था। ये बेसिकली एक महारत्न कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर में है। महारत्न कैटेगरी के अंदर में यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2009 के अंदर में। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखना है। तो ये था यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड को लेकर सारा डेटा। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था फरवरी 2020 में, यूपीएससी कह रहा हूँ, सीडीएस में एक सवाल पूछा गया था। सवाल क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू कोल इंडिया लिमिटेड इज़ और आर ट्रू।
तीनों स्टेटमेंट्स में से बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है कोल इंडिया लिमिटेड को लेकर। पहला स्टेटमेंट, कोल इंडिया लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में, सही बात है, अभी आपने पढ़ा था। दूसरा स्टेटमेंट, कोल इंडिया लिमिटेड ऑपरेट करता है 82 माइनिंग एरियाज़ को जो कि 20 स्टेट्स में फैले हुए हैं, गलत बात है, अभी हमने पढ़ा था 83 माइनिंग एरियाज़ हैं जो कि 8 स्टेट्स के अंदर जो है फैले हुए हैं, तो सेकेंड स्टेटमेंट हो जाता है गलत। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि जो कोल इंडिया लिमिटेड है ये सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है वर्ल्ड में, हाँ ये सही बात है, दुनिया में एक सबसे बड़ी कोयल को उत्पादन करने वाली यहाँ पर एक कंपनी है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 और 3 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2, 1 और 3 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन, ऐसे यूपीएससी में भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। आगे आते हैं ना दोस्तों, एक आखिरी आर्टिकल पर आएंगे। एक आखिरी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो पिक्चर में आपको दिख रही है ये मछली है, क्या है ये बताओ। कहोगे मछली है लेकिन मगरमच्छ जैसी लग रही है, ठीक है, हाँ इस मछली को इस वजह से नाम दिया गया है एलिगेटर गार। तो इम्पॉर्टेंट है, हुआ क्या यहाँ पर, एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है डाउन टू अर्थ के अंदर में जो मैंने पढ़ा और मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करना बिल्कुल बनता है और एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस भी हैं। तो ये जो मछली है ये कार्निवोरस है, यानी दूसरे जानवर को खाने का काम करती है। नाम है एलिगेटर गार, एलिगेटर मतलब होता है मगरमच्छ, तो मगरमच्छ वाला शेप आपको देखने को मिलेगा, नाम है एलिगेटर गार। ये मछली कहीं ना कहीं श्रीनगर के डल लेक में देखने को मिली है और डल लेक में बाकी सारे दूसरे मछलियों के लिए या बाकी सारे दूसरे जानवरों के लिए कहीं ना कहीं खतरा पैदा होती हुई जा रही है। इस प्रकार का जो आर्टिकल है वो पब्लिश हुआ है कि डल लेक में दूसरे जानवरों के लिए ये खतरा पैदा कर रही है ये मछली, उनके लिए एक चिंता वाली बात है। अब इसके बारे में थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ज़रूर से याद रखना, क्या क्या है वो समझते हैं। तो यहाँ पर बात करें हम लोग एलिगेटर फ़िश की, कॉन्टेक्स्ट क्या है ये मैंने आपको समझाया कि जो एलिगेटर फ़िश है इसकी डिस्कवरी की गई है कहाँ पर, कश्मीर के डल लेक में, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक चिंता वाली बात है। ठीक है, अब एलिगेटर फ़िश, उसके साथ साथ यहाँ पर इससे क्या क्या रिस्क हैं वो समझते हैं। तो बोला जाता है कि जो बोफिन वाली स्पीशीज़ होती हैं उस स्पीशीज़ की ही एक क्लोज रिलेटिव है एलिगेटर गार। ठीक है, ये जो फ़िश है ये एक यूरेहेलिन फ़िश है, यानी कि इसके अंदर में एबिलिटी, इसके अंदर में सक्षमता ये है कि पानी की जो अलग अलग रेंजेस होती हैं, ठीक है, पानी में खारापना ज़्यादा है कम है, हर किसी रेंज में ये रह सकती है। और अपने आप में जो फ्रेश वाटर की मछलियाँ होती हैं उसमें से सबसे बड़ी साइज़ की यहाँ पर ये मछली कहलाती है नॉर्थ अमेरिका में, जो कि गर फैमिली से बिलोंग करती है, इस वजह से इसका नाम एलिगेटर गर रखा गया है। इंडिया में भी पाई जाती है, इंडिया में खासकर भोपाल और केरला में यहाँ पर ये मछलियाँ देखने को मिल जाती हैं और इनके जो लाइफ स्पैन होता है, जो ऊपरी उम्र होता है वो 20 से 30 साल का होता है। प्रोटेक्शन स्टेटस इंपॉर्टेंट है, इस मछली को लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखा गया। लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखने का मतलब है अच्छी खासी मात्रा में इसकी जो पॉपुलेशन है वो आज के समय में अवेलेबल है। अब इसको लेकर चिंता वाली बात क्या है, ये जो गर फिश है ये 8 फीट तक बढ़ सकती है, 8 फीट तक ग्रो कर सकती है और जो हमारे देश की जो इंडिजीनियस मछलियों की प्रजातियां हैं उनकी स्पीशीज़ है उनके लिए खतरा पैदा कर सकती है। और विंटर्स में, खासकर सर्दियों के समय में आप कह सकते हो ये मछली ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे पानी में रह सकती है। इमेजिन करो 11 से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस के पानी में भी यहाँ पर ये जो मछली है वो रह सकती है, तो कहीं ना कहीं डल लेक में सर्वाइव करना इसका बनता है। उसके अलावा जो हमारे पास में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, इस कानून के तहत यहाँ पे जो इन्वेजिव स्पीशीज़ होती हैं, जो बाहर से आई हुई प्रजातियाँ होती हैं, इनके ऊपर पूरी तरह से रोक लगाने की बात की जाती है, जो कि कहीं ना कहीं हमारी नेचुरल जो मछलियों की प्रजातियाँ हैं उनकी जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर बुरा असर डाल सकती हैं। नाउ अब बात करते हैं डल लेक की, क्योंकि डल लेक में यहाँ पर ये मछली पाई गई है। अब इस एलिगेटर फिश के बारे में आपने क्या ध्यान रखना है कि इसका आयुषन स्टेटस क्या है, लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरी चीज़ डल लेक के बारे में जान लेते हैं। ये जो झील है ये श्रीनगर के अंदर में है, श्रीनगर जो कि हमारी जम्मू एंड कश्मीर की एक कैपिटल है। उसके अलावा ये दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल लेक देखने को मिल जाती है और जम्मू कश्मीर की दूसरी लार्जेस्ट नेचुरल लेक देखने को मिल जाती है। ठीक है, मतलब सेकंड लार्जेस्ट लेक कहलाती है जम्मू एंड कश्मीर में, नेचुरल नहीं, सेकंड लार्जेस्ट लेक कहलाती है। उसके अलावा डल लेक जानी जाती है टूरिज़्म के लिए, कई सारे लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, विदेशों से भी, इंडिया से भी लोग जाते हैं यहाँ पर इस डल लेक को घूमने के लिए। इसको यहाँ पे बोला जाता है कि कश्मीर के क्राउन में एक ज्वेल है ये श्रीनगर के ज्वेल के नाम से भी यहाँ पर इसको जाना जाता है। प्लस एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है कमर्शियल ऑपरेशन का, यहाँ पर फिशिंग भी की जाती है, मछली पकड़ी जाती है, प्लस यहाँ पर वाटर प्लांट हार्वेस्टिंग भी की जाती है। और ये जो झील है पूरी ये 18 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करती है, एक नेचुरल वेटलैंड का हिस्सा भी है और यहाँ पर फ्लोटिंग गार्डन भी है, बहता हुआ गार्डन, तैरता हुआ गार्डन, इवन यहाँ पे फ्लोटिंग मार्केट भी है। फ्लोटिंग मार्केट के बारे में आपको कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा, जो इनकी बोट होती है ना, शिकारा बोलते हैं, क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा मुझे,
तो जो लोग बोट होता है, बोट में यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह लेकर बेच रहे होते हैं और लोग खरीद रहे होते हैं जो भी यहाँ पर बेसिकली टूर पर जा रहे होते हैं। तो एक फ्लोटिंग मार्केट भी आपको देखने को मिलेगा। फ्लोटिंग गार्डन में, ये फ्लोटिंग गार्डन को नाम दिया गया है राड। तो राड यहाँ पर इसको कश्मीरी में बोला जाता है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। समझ गए इस बात को। तो डल लेक को लेकर ये कुछ रेलिवेंट चीज़ें थी। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। नाउ अब आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या है, मियावाकी मेथड किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज़। जो हमारे शहर वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर छोटे छोटे जंगलों को बनाने के लिए यहाँ पर मियावाकी मेथड जाना जाता है। दोस्तों मियावाकी मेथड के बारे में कल मैं आपको पढ़ाऊँगा। मियावाकी पूरा जो है एक टॉपिक न्यूज़ में बना हुआ है, उसके बेसिस पर ही मैंने ये क्वेश्चन दिया था। तो आने वाले समय पे हम इसका डिस्कशन करेंगे। मैं आपको हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कल मैं इसके बारे में बताऊँ। बाकी जो इंडियन एक्सप्रेस का वीडियो है दोस्तों, मैं वो 25 तारीख से कंटिन्यू करूँगा। 25 या 26 तारीख से आपका वो जो वीडियो है वो आना शुरू होगा वापस से, ठीक है। तो कुछ अभी यहाँ पर काम है, कुछ इश्यूज़ भी हैं जिसकी वजह से यहाँ पे रुके पड़े हैं, बट 25 तक थोड़ा सा वेट कर लो, 26 से वीडियो आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।